नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में CHSL प्री लाइफ मॉक का सोल्यूशन, ये ऑली बोर्ड का मॉक है जो 17 और 18 में एक्टिव था। यहाँ पे गलती से CGL लिखा गया, ये CHSL वाला। और इसमें हम सॉल्यूशन के साथ साथ जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। तो ये वीडियो एक होलसम वीडियो होने वाला है, आपको काफ़ी फायदा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। इसमें आपको दिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ ABC एक ट्रायंगल का ऐसे दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसका सेंट्रॉइड क्या हो। सबसे पहले आप ये समझिए सेंट्रॉइड बोलते किसे। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया है ABC, ये x1 y1 हो गया, इधर आपका x2 y2 हो गया और इधर मान लेते हैं x3 y3 हो गया। तो इसका जो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये हो गया जी। और जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है कि x के कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है, x1 जोड़ x2 जोड़ x3, फिर 3 से भाग दे देना है। फिर y का जो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है y1 जोड़ y2 जोड़ y3, इसको जोड़ के आपको 3 से भाग दे देना है। ऐसे करके सेंट्रॉइड आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या आ रहा है, 7 4 7 11 4 15, तो यहाँ से आ गया 15/3 एंड y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 8 15 3 18, मतलब 18/3। तो 15/3 हो जाएगा आपका 5 एंड 18/3 हो जाएगा 6। तो 5,6 सही आंसर आएगा ऑप्शन। ये तो एक बात हो गया। कभी कभी आपसे एक और चीज पूछ देता है, वो क्या है, ये देखिए। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी फायदा होगा। जैसे मान लिया कि हमारे पास हो गया है ट्रायंगल हो गया और ट्रायंगल का मिड पॉइंट है। जैसे ट्रायंगल का नाम हमने रख लिया ABC और मिड पॉइंट का नाम रख लेते हैं DE और एक और क्या है आपका F। तो ये मिड पॉइंट को अगर आपने ऐसे ज्वाइन करके मान लेते हैं ट्रायंगल एक बना लिया। ये जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना रहे हैं। ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, इसका ट्रायंगल DEF का सेंट्रॉइड को अगर G1 मान लेते हैं और ABC के ट्रायंगल सेंट्रॉइड को G मान लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि G, या फिर ऐसे लिखिए कि G का मतलब सेंट्रॉइड, ABC का जो सेंट्रॉइड है और यहाँ पे DEF का सेंट्रॉइड है, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाए, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है इसका सेंट्रॉइड और ओरिजिनल ट्रायंगल का दोनों सेम होगा। ये चीज याद रखिए, क्या पता कभी पूछ दे। अगले पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में बार ग्राफ दिया हुआ है और इसमें बोला है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है क्या है इन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 5 डिफरेंट कॉलेज 7 8 और 9 में। आपको बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किया है कॉलेज एस से 7 एंड 8 में, यह कितना % मोर और लेस है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो PQS से पार्टिसिपेट किया है आपका 2009 में। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, वर्टिकल कर दे रहे हैं ताकि दिख जाए आपको। तो हमें चाहिए कॉलेज एस से 2007 और 2008 में। कॉलेज एस PQRS हो गया 2007 एंड 2008 ना, तो 2007 इधर है 2008 इधर है। तो देखेंगे तो 80, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 में 20 का है, मीन्स हर एक चीज जो है आपका 4 का गैप पे आ रहा है। तो ए आ जाएगा 80 96 96 प्लस, और 2008 में था ना एस का, 2007 एंड 2008 का क्या चाहिए हमें, एवरेज चाहिए। ए आपका हो गया है 100, तो यहीं पे हो गया था 1 और 2 मतलब 108 प्लस 108/2 कितना हो जाएगा 204 ना, 204/2, तो यहाँ से आ गया है 102। एस का जो एवरेज है 102 आ गया है। अभी हमें PQS का चाहिए 2009 में कितना है, 2009 में PQS का एवरेज चाहिए। तो 2009 में देखिए 120 में से 4 गया 116 आ जाएगा, और Q का देखेंगे तो 100 + 4 104, और S का पूरे आ रहा है आपका 80। इसको आपको 3 से भाग दे देना है, तो कितना आएगा 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1 और 2 1 3/3। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 100। हमें क्या चाहिए इसके बीच का क्या बोला है, देखिए कि 2007-8 में लेने वाले जो है भाग लेने वाले एस से औसत छात्रों की संख्या 2009 में PQS में भाग लेने वाले से कितना % अधिक या कम है। अब देखिए ये 102 है और एक 100 है, तो ज्यादा कितना हुआ 2, 100 पे 2 का ज्यादा हुआ ना, तो 2% हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे चलेंगे और यहाँ पे फिर से हम वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर हो गया। ये जो क्वेश्चन है इसमें है आपका कि एक्स वाई जेड ट्रायंगल है जिसमें जेड एस एंड वाई टी परपेंडिकुलर है एक्स वाई एंड एक्स जेड पे। तो जैसा बोल रहा है पहले हम कर लेते हैं। एक्स वाई जेड ट्रायंगल हमें फॉर्म करना है, एक्स वाई जेड। फिर क्या है, एक्स वाई एंड एक्स जेड, जेड से परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे बोल दिया, ड्रॉ कर लिया। दूसरा परपेंडिकुलर कहाँ से है आपका, वाई टी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ए इधर ए इधर, जेड वाला एस था, वाई वाला टी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है आपका कि जेड एस एंड वाई टी जहां पे इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट का नाम ओ है, ये ओ हो गया। नेक्स्ट बाइसेक्टर ओ वाई जेड एंड ओ जेड वाई का मीट करता है डब्ल्यू पे, ओ वाई जेड एंड ओ जेड वाई का जो बाइसेक्टर है कहाँ पे मीट कर रहा है, डब्ल्यू पे। तो ए एक इधर जाएगा और ए एक इधर जाएगा। ध्यान दे एंगल बाइसेक्टर है कहाँ पे मीट कर रहे हैं, डब्ल्यू पे। क्वेश्चन में दिया है कि वाई डब्ल्यू जेड का वैल्यू 128 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो एंगल है ना आपका, ये वाला है 128 डिग्री। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ वाई एक्स जेड, इस वैल्यू का इसका वैल्यू बताना। यहाँ पे जो दो हम चीज़ों का यूज करने वाले हैं ये शायद आपको पहले से पता होगा, पता होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही फेमस रिजल्ट है कि अगर एंगल बाइसेक्टर हमने इधर ड्रॉ किया इधर ड्रॉ किया एंगल बाइसेक्टर, ये मान लेते हैं ए बी सी, बी आई और सी आई अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना, ये आपका हो जाता है 90 डिग्री प्लस एक जो एंगल बचा है ए उसका आधा, तो 90 डिग्री प्लस A/2। इसका हम यूज करके बोल सकते हैं कि अगर इसको इसका नाम हमने एक्स रख लिया, एक्स नहीं रहे कुछ और रख लेते हैं, इसका नाम जैसे हमने मान लिया अल्फा, तो ये आप बोल सकते हो कि 128 जो है ना वो कैसे आया होगा, 90 डिग्री में α/2 ऐड करके आया होगा, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया देखेंगे, यहाँ से 38 आ रहा था तो 38 ना 76, 76 डिग्री हो गया। मतलब आप समझे ये जो परपेंडिकुलर जो है ना, परपेंडिकुलर के बीच का एंगल कितना आ गया, 76 डिग्री। अभी हमें ये जानना है कि थीटा का वैल्यू कैसे आएगा। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट पे आप फोकस कीजिए। हमने एक ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी और आपको बोल रहे हैं कि बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए सी पे और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ए बी पे, ये हो गया। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, इसका नाम हमने रख लिया ओ। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नाम मान लेते हैं एम और एन रख दिया हमने। तो ए ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ए एन ओ एम, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए एन ओ एम, ए एन ओ एम, इसमें दो एंगल का योग ऑलरेडी 90 डिग्री है, 90 नहीं 180 डिग्री, ए वाला और ए वाला का ऐड 180 डिग्री हो गया सब। तो क्या आप बोल सकते हो कि एंगल ए में अगर हम एंगल एन ओ एम को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, बोले कि बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में अगर दो एंगल का योग 180 डिग्री है तो बाकी का जो दो होगा उसका भी 180 डिग्री होगा। तो अगर इस एंगल का नाम थीटा है, इसका नाम हमने एक्स रखा, तो देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इधर भी एक्स ही आएगा। तो आपको समझना है कि एक्स और थीटा का योग कितना हो जाएगा इस केस में, 180 डिग्री। इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। जैसे हमें पता चला कि अल्फा का वैल्यू है 76 डिग्री, आपको पता चलेगा कि अच्छा अल्फा प्लस थीटा होना चाहिए 180 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 104 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है जिसमें पी क्यू डायमीटर है एंड आर पी क्यू का वैल्यू 23 डिग्री दिया है, तो हमें पी एस आर बताना। जैसा बोला वैसे कर लेंगे। पी क्यू आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने सर्कल ड्रॉ किया एंड पी क्यू को डायमीटर बना देना। ये पी क्यू डायमीटर हो गया, तो आर इधर ले लेते हैं, एस इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, आर एस हो गया। अब जो क्वेश्चन में दिया है कि आर पी क्यू का वैल्यू है 23 डिग्री, आर पी क्यू, तो ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला एंगल है 23 डिग्री। देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक डायमीटर हो गया तो डायमीटर से सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है ना दोस्त, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। अगर ए बी ए आपका सेमी सर्कल है, सेमी नहीं डायमीटर है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री का। इसी लॉजिक का यूज करके हम बोल सकते हैं कि चूंकि पी क्यू आपका क्या है, डायमीटर है, तो पी आर क्यू हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। जैसे ये 90 हुआ, ये 23 है, इसको कितना होना पड़ेगा, बोले कि 67 होना पड़ेगा, तभी तो सब जोड़ के 180 डिग्री आ जाएगा, या बाकी दोनों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। एक और जो चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट जो एंगल है उसका योग होना चाहिए 180 डिग्री। यही बात है ना, ए बी सी एंड डी।
तो जो ऑपोजिट है बी एंड डी, मतलब कि बी प्लस डी इसका वैल्यू भी 180 डिग्री होगा, एंड ए प्लस सी इसका वैल्यू भी कितना होता है 180 डिग्री। ये बात तो पता है आपको। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर Q पे वैल्यू है 67 डिग्री तो S पे वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे कि देखो A तो हो जाएगा 180 में से 67 को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा 113 डिग्री। तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ बाजरा रिमेन्स द सेम, मतलब जितना में खरीद रहा है उतना में ही बेचेगा, लेकिन फॉल्टी वेइंग मशीन होने के कारण सेलर को 20% का प्रॉफिट हो। चलो ठीक है, अभी 20% का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वेइंग मशीन फॉल्टी है। अगर एक्स जो है कॉस्ट प्राइस है, फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस मतलब एक्स में इसने बाजरा खरीदा है 1000 ग्राम का, मतलब 1 kg का, एंड फॉल्टी मशीन इज रिप्लेस। फॉल्टी मशीन जो पहले 20% का फायदा दे रहा था ना, इसको इसने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद क्या पाया कि जो नया रिप्लेसमेंट है ऑल्दो ये भी एक्यूरेट ही है क्योंकि कोई तो लॉस पे बेचेगा नहीं, यह 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम ही मेजर करता है। मतलब सामने वाले को तो दिखेगा कि अरे 1000 ग्राम मिल रहा है, जो खरीदार कर मतलब खरीदने आया है ग्राहक, उसको तो यही लगेगा कि अरे 1000 ग्राम मिल रहा है, 1 kg मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में 800 ग्राम ही उसे मिलेगा। हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए ताकि प्रॉफिट परसेंट मेंटेन हो। प्रॉफिट परसेंट मेंटेन हो मतलब अभी भी इसे प्रॉफिट परसेंट चाहिए 20% का। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि जो नया केस है तो अगर स्टडी करके देखते हैं कितने परसेंट का ऐसे प्रॉफिट हो रहा होगा। यह कॉस्ट है और यह सेल। कॉस्ट एंड सेल को हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये देखिए, दुकानदार के पास से कितना जा रहा है, दुकानदार के पास से जा रहा है 800 ग्राम। ये कॉस्ट एंड सेल हम दुकानदार के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, लेकिन वह ग्राहक से पैसे कितने का लेगा, बोले कि पैसे लेगा 1000 ग्राम का। बस अगर हम केवल इतना को ही देखें तो ये 4 हो गया और ये हो गया आपका 5, 4 का माल मिल रहा है 5 में, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना होगा 1/4 गुना 100, इसका मतलब हो गया 25%। मतलब आप समझे, मतलब ये हुआ कि अगर नए केस में देखें तो नए केस में इसे 25% का फायदा हो रहा है, मतलब ज्यादा घोटाला कर रहा है पहले से। क्वेश्चन वाला बोला कि नहीं इतना भी घोटाला मत करो, 20% का ही प्रॉफिट रखो। तो कैसे होगा देखिए, ये कॉस्ट है और ये सेल है, तो अभी भी जो मेजर कर रहा है उसको तो हम लिखेंगे ही कि देखो दुकानदार के पास 800 ही गया, लेकिन इसे पैसे मिले हैं 1000 ग्राम के। ये हो गया क्या, यहाँ पे जो सिनेरियो आपको दिख रहा है इसमें बस ये पता चला कि कितना उसे सामान मिला था, कि दुकानदार के पास से कितना का जा रहा है और कितने का पैसे ले रहा है। अगला जो बात है वह मान लेते हैं ए यूनिट में खरीदा है और बी यूनिट में बेच रहा है, कहने का मतलब उसकी खरीदारी ए रुपए है और सेलिंग प्राइस बी रुपए। ए की जगह इसने एक्स दे दिया है तो मान लिया कि एक्स रुपए का जो सामान है वह बी में बेच रहा है। ध्यान देना है आपको, ये दोनों अलग अलग चीज है, दोनों सक्सेसिव है, तो एक्स एंड बी को हम एक साथ अलग लिख दिया, फिर 800 का माल 1000 में बेच रहा है, ये अलग लिख दिया। ऐसा करने के बाद जो नेट आया है, नेट क्या आया है, इसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब यह बोलता है कि देखो भैया हम ज्यादा तो करेंगे, मैं 5 का सामान 6 में बिकूँ, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव है यही तो 5 का सामान 6 में बिक रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सेलिंग एंड कॉस्ट का रेशियो ऊपर कितना आएगा, देखिए ये तो 4 है ये 5 है, तो हम बोल देंगे कि ऊपर जो है 5 भी है और नीचे क्या है 4x, और इफेक्टिव जो है सेलिंग एंड कॉस्ट का वैल्यू कितना है 6/5। हमें चाहिए था बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू कितना है 24x/25, जिसे हम बोल सकते हैं 0.96x। मतलब समझ गए, अगर वह 0.96x में बेचेगा तब जाकर उसे 20% का प्रॉफिट। दुकानदार क्या बोलेगा ग्राहक को कि देखो x का सामान थे 0.96x में बेच रहे हैं, नुकसान पे बेच रहे, लेकिन एक्चुअली में उसे 20% का फायदा होगा। ये समझ गए। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है, जैसे देखिए जो डिजॉनेस्ट सेलर है उसमें दो चीज होता है, ये बोलेगा कि देखिए 10% चीटिंग किया है, तो 10% चीटिंग को हम समझेंगे कैसे। एक होगा वाइल परचेजिंग, मतलब खरीदते समय, और एक होगा आपका वाइल सेलिंग, बेचते समय। तो दोनों सिनारियों को एक बार आप समझ लीजिए तो आगे इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब भी हम लिखेंगे कॉस्ट एंड सेल, यहाँ पे कॉस्ट एंड सेल ऐसे लिख के चले,
ये कॉस्ट एंड सेल किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? उस दुकानदार के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं जो चीटिंग कर, ठीक है। तो देखिए अगर यह परचेज करने जाता है और उस समय 10% का घोटाला करता है तो क्या होगा? 10% चीटिंग का मतलब है कि 1/10वां हिस्सा, मतलब 10 हिस्से में 1 का चीटिंग कर। अब खुद देखिए, जब आप खरीदने गए और खरीदने गए एंड 10% का चीटिंग कर रहे हैं, मतलब आप पैसे देंगे 10 रुपए, 10 रुपए ही देंगे, लेकिन चूंकि आपने चीटिंग की है 10%, तो आप सामान 11 का लेके, बात समझ गए? हम खरीदने गए और 10% का चीटिंग किए, मतलब 10 रुपए उसको देंगे और 11 का सामान लेके चलेंगे, क्योंकि 10 पे 1 यूनिट का चीटिंग हुआ है। लेकिन मान लीजिए इस बार हम बेच रहे हैं और बेचते टाइम 10% का चीटिंग, तो क्या होगा? जो सामने ग्राहक है, ग्राहक को तो पता नहीं चलना चाहिए ना कि उसके साथ चीटिंग हो रहा है। तो ग्राहक को तो यही दिखेगा कि अरे देखो भैया 10 रुपए का सामान हम लेके जा रहे हैं, लेकिन इस 10 रुपए पे 1 रुपए का है चीटिंग, एक्चुअली में उसे 9 रुपए का ही सामान। ये बस आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ 10 और यहाँ पे हम 11 लिखे क्या, लेकिन नहीं, हमेशा समझना है जो चीटिंग कर रहा है उसको फायदा होना चाहिए। फायदा कब होगा? जब कॉस्ट की तरफ कम और सेल की तरफ ज्यादा होगा। यहाँ पे ही देखिए कॉस्ट की तरफ कम है, सेल की तरफ ज्यादा है। ऐसे करके आप चीजों को समझ लेंगे। ये पॉइंट याद रखिए, डिजॉनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन हमेशा ही सही करके। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक टेबल दिया हुआ है हॉलीवुड एंड बॉलीवुड करके। बोला है कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स फ्रंटमैन इज इंजूर्ड इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड द 3 साल टुगेदर। देखिए हॉलीवुड में एवरेज निकालना है, एवरेज कितना लोग इंजर्ड हो गया स्टंट करते टाइम, कितना हो जाएगा? 0 तो 0 हो गया, 8 6 14 4 18 18 4 3 7 2 9 और 1 10 बटा 3, यहाँ से आ गया 360। इसमें क्या आ जाएगा? 502 700, ये आ गया है 10 50 बटा 3, मतलब आ गया 3 3 9 1 10 350। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में है अल्फा बीटा रूट्स है इसका, तो हमें बताना है इक्वेशन जिसका रूट्स क्या हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एक तरीका क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप अल्फा एंड बीटा सीधे का सीधे, लेकिन हर एक केस में अल्फा एंड बीटा निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा। अब कैसे करेंगे देखिए, जैसे ही हमें दिखेगा कि अरे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 अपने पास है, हम लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा क्या होगा एंड अल्फा बीटा क्या होगा। ध्यान देना है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो -3 हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, तो ये आ जाएगा आपका -2। हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर जोड़ 3x प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा हो जाएगा आपका सी बाई ए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो हम इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं ये भी जान लीजिए। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए होता है कि एक्स स्क्वायर और माइनस हम लिख लेते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ऐसे करके आप इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा मीन्स ऑफ 0। तो यहाँ पे हमें सम चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए। नया जो इक्वेशन हमें फॉर्म करना है इसका रूट्स क्या है? अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो जाहिर सी बात है अभी हमें अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब चाहिए होगा, दोनों का योग। ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा -3 है तो यहाँ से -27 हो जाएगा, और -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा आपका? -6, और फिर 3 मतलब माइनस यहाँ पे आ गया है 18, तो ये कितना हो जाएगा? -45। फिर आपको अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इसका प्रोडक्ट भी चाहिए होगा ना, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -2 का होल क्यूब मीन्स -8। हेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं इक्वेशन होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम का मतलब अल्फा क्यूब जोड़ बीटा क्यूब एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, सम का वैल्यू -45 है तो +45x, एंड क्यूब का वैल्यू था आपका मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू -8, यहाँ से -8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 45x -8 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर डायरेक्टली अल्फा बीटा निकालना पॉसिबल है तो निकाल लीजिए, नहीं तो आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा निकाल के नया जो रूट्स है उसका सम एंड प्रोडक्ट निकाल कर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रीति 33 होल 1/3% सेव करती हैं प्रत्येक साल एवरी मंथ। उनका इनकम इंक्रीज हुआ है 20% से और एक्सपेंडिचर 20% से डिक्रीज हो गया, तो बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर लोगों को परेशान नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है इनकम। इनकम कैसे आता है, बोलेंगे कि देखो एक तो होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका सेविंग्स। तो एक तरीका आप ऐसे सोच सकते हो कि एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का जो नेट है वो नेट क्या होगा, इनकम होगा। जब भी हम नेट की बात करते हैं इसका मतलब एवरेज का यूज तो आप कर ही सकते हो। अभी आप यहाँ पे समझिए 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3% इसका मतलब होता है 1/3। मतलब कि अगर इनकम 3 है तो सेविंग्स 1 यूनिट है, बाकी 2 यूनिट क्या होगा, एक्सपेंडिचर। अब जैसा कि क्वेश्चन बोला है कि हमें इनकम में 20% का इंक्रीमेंट चाहिए, तो यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट होगा। एंड एक्सपेंडिचर में बोला है 20% का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। सेविंग्स में क्या चेंजेस आएगा ये हमें बताना। तो मान लेंगे सेविंग्स में X% का चेंज आएगा। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बस इतना कर लिए आराम से हो जाएगा। देखो 3 यूनिट में 20% का चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये चेंज हुआ है 60%। क्या ये चेंज ओवरऑल में है, बोलेंगे कि हाँ। क्यों, क्योंकि इनकम का ही तो 2 कंपोनेंट है ना, आप एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ओवरऑल में चेंज हुआ है 60%। एक्सपेंडिचर में चेंज कितना हुआ है, 2 यूनिट में 20% लॉस है तो माइनस का 40% का चेंज हुआ है, बोले कि बिल्कुल सही। सेविंग्स 1 यूनिट है, X% का चेंज हुआ है तो यहाँ X% आ जाएगा और X का वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे कितना आ गया, 100%। मतलब कि आपको ये समझ लेना है कि जो चेंजेस आएगा है 100% का चेंज आएगा, मतलब सेविंग्स उसका सीधे का सीधे डबल हो जाएगा। समझ गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लाइन ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे लाइन ग्राफ दिया है 5 सिटीज है, हु ओन्स नंबर ऑफ पीपल ऑफ 5 सिटीज जो कार खरीदते हैं 3 डिफरेंट कलर का। कलर है आपका सिल्वर, ब्लैक एंड रेड। हमें बताना है रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो सिल्वर कार खरीदते हैं ए एंड बी से, एंड नंबर ऑफ पीपल जो ब्लैक कार खरीदते हैं सी एंड ई से। मतलब ए एंड बी से हमें सिल्वर चाहिए, ए एंड बी, ए हो गया बी हो गया और सिल्वर किधर है, ए वाला सिल्वर। तो ए से सिल्वर कितना है, देखिए यहाँ से 100 का गैप है ना, 1 2 3 4 25 50 75 एंड 100। तो एक यूनिट जो है ना, ये जो डिफरेंस है 25 यूनिट का है, तो ये हो गया आपका ए से जो खरीद रहे हैं वो 800 हो गया। ए से सिल्वर था और बी से भी आई गया सिल्वर ही था। हाँ, ए एंड बी से सिल्वर का, बी से सिल्वर का कितना है आपका 950, 950 सब मिलके कितना हो जाएगा 1750। इसके बाद चाहिए था हमें सी एंड ई से ब्लैक कार, तो सी एंड ई से ब्लैक चाहिए, तो सी से ब्लैक कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1 एंड 2 ना, मतलब 800। इसके बाद ई से ब्लैक कितना है, बहुत ज्यादा हो गया भैया, 1 2 मतलब कि 1200। 1200 और 800 मिलकर कितना हो गया 2000। इसी का रेशियो चाहिए, ये 0 से 0 कर जाए 25 7 175 25 8 200, 7:8 ऑप्शन होना चाहिए। 7:8 ऑप्शन है, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, इस क्वेश्चन में दिया एक सर्कल को इंस्क्राइब किया है ट्रायंगल KLM के अंदर, KL LM एंड M के पॉइंट्स एंड टचेस जो है इसको PRQ पे टच करता है, तो सबका वैल्यू दिया हुआ है। हमें बताना कि सेमी पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इस केस में, आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे। तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो गया, इसका नाम है KLM। KL को टच किया है P पे, LM को टच किया है R पे और इसको टच किया है Q पे। साथ में जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, KP का वैल्यू है आपका 7, OM नहीं होना चाहिए, QM का वैल्यू है 9 एंड LR का वैल्यू कितना है 40। हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो ये जो लेंथ है ना इसको ऐड करने से सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, सेमी पेरीमीटर ये हो जाएगा आपका 7 जोड़ 9 जोड़ 16, तो 32 आ गया ना, 32 सेंटीमीटर, यही सही आंसर है। अब आपको लग सकता है ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया,
ये जो दोनों टेंजेंट है ना, इसका लेंथ बराबर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पी ए एंड पी बी दोनों बराबर होगा। इसी बात का अगर हम यूज करें तो यहाँ पे 14 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किया। इधर 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए, ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। अब जब हर एक साइड को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। इसका आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर, इसलिए सेमी पेरीमीटर 7 जो 9 जो ही आएगा। उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए होंगे। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन में ए बी एंड सी दिया हुआ है और आपको ए वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब माइनस 3abc जो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ऐसे ही ए क्यू बी क्यू सी क्यू नहीं निकालने लगना है। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा वाला, ये बोलता है कि ये 1/2 होगा और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए। इसके साथ आएगा डिफरेंस का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर आएगा, फिर b माइनस सी का स्क्वायर आएगा और फिर आएगा आपका c माइनस ए का स्क्वायर। तो सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे, कितना आएगा 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। b माइनस सी निकालेंगे तो कितना आ रहा है आपका 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। c माइनस ए निकालेंगे तो 2 यूनिट आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। और इनको ऐड करके कितना हो जाएगा, देखिए 40,000 हो 30,000 होता, लेकिन 30,000 में से आपको 6 माइनस करना। 30,000 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29,994। 29,994 गुना 6/2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये वैल्यू कितना आएगा 4 तिया 12, 9 तिया 27 1 28, 9 तिया 27 2 29, 9 तिया 27 2 29, 3 दूना 6 2 8, 8 डबल 9 8 2। सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें ध्यान में रख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब ध्यान रखना है आपको a क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू का वैल्यू होता है 3abc। एक तो एक केस हो गया। अगर इसको छोड़ के इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी हो जाए, तब भी इस केस में भी, अच्छा सी क्यू है यहाँ पे, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब का वैल्यू होता है आपका 3abc। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कभी कभी आपको यही बोल देगा कि देखो भैया ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब, इसका वैल्यू हमने बोल दिया है कि देखो 3abc आ रहा है। देन क्या होगा, देन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखनी। ठीक, और ये बाकी तो हो गया। अच्छा, इसका और भी फॉर्मूला होता है, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाता है आपका a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया। इसको और लिख सकते हैं, अगर हम a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, कभी कभी आपको देखना है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में लिखना हो, तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में से 2ab 2bc 2ca को माइनस करना होता है। तो वही जो है इधर आके हो जाएगा -3 टाइम्स ab जोड़ bc जोड़ ca। ये चीज आपको ध्यान में रखना। इसका एक और फॉर्मूला तो हम बता ही दिया आपका, 1/2 a जोड़ b जोड़ c आएगा और साथ में आ जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर जोड़ b माइनस सी होल स्क्वायर जोड़ c माइनस ए होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट भी होता है। तो ये सारे फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि जिया नेहा एंड कृतिका जो काम को 75 56 1/4 एंड 45 डेज में कर सकते हैं। जिया ने अकेले स्टार्ट किया और 15 दिन बाद वह छोड़ देती है। ठीक है, फिर नेहा एंड कृतिका मिलके काम करती है। अगर टोटल वेज 495 पे 000 है तो हमें बताना है नेहा को कितने मिले होंगे। आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करना है देख लीजिए। ये हो गई जिया और ये हो गए नेहा और ये हो गई कृतिका। अगर देखा जाए तो जिया 75 दिन में अकेले कर लेंगी और ये हो गया 225/4 एंड कृतिका को लग जाएगा 45 डेज अकेले करने में। जो टोटल वर्क है तीनों का एलसीएम हम लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 225, 75 से 3 बार में, और ये 4 हो जाएगा और इनका हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेजेज है ना, वेजेस कैसे हम डिवाइड करते हैं, वेजेस को डिवाइड करते हैं रेशियो ऑफ वर्क डन। यहाँ पे देख लीजिए, रेशियो ऑफ वर्क डन, जो जितना काम करेगा
जितना ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे। एंड वर्क डन आता कैसे है, वर्क डन, तो वर्क डन निकालना भी आसान है। आप इफिशियंसी में किससे गुना करोगे, डेज से। डेज की जगह टाइम लिख देते हैं, इफिशियंसी में हम टाइम से गुना करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। बोले कि चलो ठीक है। तो अभी जो टोटल 225 काम करने हैं यहाँ पे हमने लिख दिया, एक है जिया, एक है नेहा और एक है कृतिका। बताइए, जिया ने 15 दिन अकेले काम किया तो 15 दिन में 45 काम कर लेंगे। चलो ठीक है। 45 काम करने के बाद अब नेहा एंड कृतिका जो है एक साथ मिलकर काम कर रही है। नेहा 4 के क्या इफिशियंसी से एंड कृतिका जो है 5 के इफिशियंसी से काम करेंगे। अच्छा बताइए, 225 में से अगर 45 काम हो गया तो बचा कितना काम, बोले कि बचा है 180 काम। क्या हम ये बोल पाएंगे कि निकिता एंड नेहा एंड कृतिका ये जो दोनों मिलके कर रहे थे इनका इफिशियंसी 9 यूनिट थी, तो 9 यूनिट के अकॉर्डिंग 180 काम हुआ है। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। नेहा ने 4 यूनिट काम किया है तो नेहा करेंगी 80 का और कृतिका करेंगी 100 का। ये सबका काम का रेशियो हो गया, वर्क डन का रेशियो हो गया। क्या आपको हम बताए हैं वर्क डन का रेशियो ही वेजेज का रेशियो होगा, क्योंकि बिल्कुल सही, ऊपर का रेशियो वेजेज का रेशियो भी है। अब 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा और ये 16 बार में जाएगा और ये आ जाएगा आपका 20 बार में। तो ये कितना हो गया, 9:16:20। ये इनके वेजेज का रेशियो हो गया। टोटल कितना आ रहा है 45, और ये 45 का वैल्यू है 495 पे 1 2 3। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 1 पे 1 2 3। हमें चाहिए 16, नेहा को 16 मिले हैं तो 16 का वैल्यू हो जाएगा 176 पे 1 2 3। तो नेहा जी को कितने मिलेंगे, 176 पे 1 2 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आप चीज समझ पाए होंगे कि जो वेजेज है वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, वर्क डन के रेशियो में। वर्क डन का रेशियो ही आपका वेजेज का रेशियो होता है। एंड अगर टाइम सेम हो जाए, यहाँ पे जगह है, चलिए यहाँ पे लिख देते, इफ टाइम इज सेम, मतलब कि दो लोग हैं वो दोनों जो है वो सेम टाइम के लिए काम किया, तब जो है वर्क डन का रेशियो जो है ना, वही रेशियो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, E1/E2। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो। और यही रेशियो सैलरी S1/S2 इसका रेशियो। उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए होंगे। तो बहुत टाइम पे क्या होगा कि दोनों इक्वल टाइम के लिए काम करेगा, तो जो वेजेज का रेशियो है, अच्छा ये हो गया वेजेस, वेजेज या बोल दिए वर्क डन बोल दीजिए, वर्क डन का रेशियो। ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। यहाँ पे हो गया सैलरी का रेशियो। सैलरी को ही आप क्या बोलते हैं, वेजेज भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए होंगे। इसको कभी कभी एन्यूमरेशन भी बोलते हैं। ये चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है कि ABC जो है वो इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में और इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 12 15 एंड 16। A एंड C वर्किंग पार्टनर है एंड B जो है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है केवल इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। वर्किंग पार्टनर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बाकी जो चीजें हैं वो भी वो करेंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो इन्वेस्टमेंट के साथ ही एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है तो इसको ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो केवल पैसे दे के सो गया, तो इसको रेस्पेक्टिवली कम हिस्सा मिलता है प्रॉफिट में। हुआ क्या है कि स्लीपिंग पार्टनर होने के कारण इनको 2/3 मिलेंगे जो इनको वर्किंग पार्टनर होने के नाते मिलता है। वर्किंग पार्टनर को कितना मिलता है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो। इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करके जो आता है वही रेशियो होता है, नेट इन्वेस्टमेंट उसको बोल सकते हैं आप। अब हुआ क्या है कि उन्होंने 95,000 प्रॉफिट कमाया, लेकिन 60% को री इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में एंड बाकी को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर के बीच में। तो बताना है बी को कितने मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। एक्चुअली में मिलना कितना कितना चाहिए था, बोले कि देखो चूंकि सब इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता वही रेशियो हो जाता प्रॉफिट का। ठीक है, ए को मिलते 12 यूनिट, बी को मिलते 15 यूनिट एंड सी को मिलते 16 यूनिट। ये कब होता, जब सबका सब या तो स्लीपिंग पार्टनर होता या सबका सब एक्टिव होता। लेकिन ए एंड सी एक्टिव है एंड बी के है स्लीपिंग पार्टनर, ए है स्लीपिंग पार्टनर, तो बी को पूरे नहीं मिलेंगे 15 यूनिट। बी को कितना मिलेगा, जितना मिलना चाहिए था उसका 2/3। तो 15 का जब 2/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। मतलब जहां पे बी को 15 यूनिट का प्रॉफिट मिलना चाहिए था अब बी को मिलेंगे मात्र 10 यूनिट का प्रॉफिट। क्या ए एंड सी का चेंज होगा, बोले कि नहीं, ए एंड सी को अभी भी उसी रेशियो में मिलेंगे जिस रेशियो में पहले मिल रहे थे।
अब देखिए ए को 12 यूनिट मिलेगा, बी को मिलेगा 10 यूनिट एंड सी को मिलेगा 16 यूनिट। यहाँ तक ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 से करेंगे तो ये 6 बार में आ जाएगा और ये 5 बार में आ जाएगा, ये 8 बार में आ जाएगा। इस रेशियो में जो है इनको पैसे मिलेंगे। अब देखो क्या है, प्रॉफिट ऑफ बी हमें निकालना है ना। प्रॉफिट ऑफ बी आएगा कितना, पहले बताइए टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है। बोले कि देखो टोटल प्रॉफिट तो 95,000 हुआ है, 95,000, लेकिन चूंकि इसका 60% री इन्वेस्ट कर दिया है तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, मात्र 40%। 40% को आप लिख सकते हो 4/10, इतना डिस्ट्रीब्यूट हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 5 पार्ट, इसमें से 5 बार, टोटल पार्ट अगर आपका 19 है तो इसका 5 पार्ट मिलेगा आप बी को। ये जो आपका 4/10 है इसको आप 2/5 भी लिख सकते हो। तो 19 पचे 95 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। तो बी को जो प्रॉफिट मिला है 95,000 में, वो कितना मिलेगा, 10,000 का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अब आप ए एंड सी को कितना मिलेगा, ये आप खुद से कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आगे चलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है कि मार्क ने स्कोर किया है, अच्छा, मार्क्स स्कोर बाय पी इन हिंदी इज 28% मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू इन हिंदी। मतलब यहाँ पे दो लोग हैं पी एंड क्यू, और इसके हम हिंदी के मार्क्स की बात कर रहे हैं। हिंदी में क्या हुआ है, पी ने 28% ज्यादा स्कोर किया है क्यू से। मतलब क्यू अगर 100 स्कोर किया है तो पी का हिंदी में कितना है, 128। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन इंग्लिश आर एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इन हिंदी। मतलब एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश में पी ने कितना स्कोर किया, जितना पी एंड क्यू ने हिंदी में स्कोर किया था उसका एवरेज। तो 128 एंड 100 का एवरेज कितना हो जाएगा, 114। बोले कि चलो ठीक है। और कुछ दिया है, और बोला है कि इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्यू इन इंग्लिश इज 25% मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन हिंदी। मतलब क्यू ने इंग्लिश में कितना स्कोर किया है, जितना पी ने स्कोर किया है हिंदी में, इससे 25% ज्यादा। तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 128 का 5/4 हिस्सा। 4 से कितनी बार में जाएगा, 32 बार में। तो ये आ गया 160। सब क्लियर हो गया। अब आपको क्या बताना है कि हाउ मच परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश बाय पी इज मोर और लेस देन स्कोर्ड बाय क्यू इन इंग्लिश। क्यू ने 160 स्कोर किया है एंड पी ने स्कोर किया है मात्र 114। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का है, 46 यूनिट का। तो परसेंटेज कितना है, 46, और यहाँ पे आ जाएगा 160 एंड गुना का 100। गया गया। 4 से करेंगे 4 बार में चला जाएगा, और ये 5 बार में चला जाएगा, और ये 23 बार में। मतलब 115 को आपको 4 से भाग देना है। तो 28 चौका 112.75, 28.75% आ रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे ना। ऐसे आराम से लिख लिख के क्वेश्चन को कर लेना है, और कभी भी ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी टाइप का है तो फर्स्ट गो में स्किप करना है। जैसे 14 नंबर को आप फर्स्ट गो में स्किप कर सकते हैं, 13 को भी अगर मन करे तो स्किप कर सकते हो। इसको स्किप करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि स्किप करने लायक है तो कर दो, फर्क नहीं पड़ता कितना ज्यादा स्किप कर रहे हैं। जब भी टेंशन हो स्किप कर देना। और इधर को स्किप करने लायक दिखा था क्या, जैसे ए वाला भी आप स्किप कर सकते हो अगर मन करे तो ऐसे हम आराम से जहां पे भी टेंशन हो हम स्किप करेंगे। टेंशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आइए। अब 15 में बोला है कि केशव ने इन्वेस्ट किया है कितना, 15,000 इन्वेस्ट किया है, और इन्हें सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% पर एनम। बोला है कि 4 साल बाद उसने एक मोबाइल खरीदा है। मोबाइल का कीमत है आपका 23,750, 23,750, और इसने डाउन पेमेंट किया है। डाउन पेमेंट कितने का है, जितना इंटरेस्ट मिला था इसे फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। तो ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वहां से इसे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताइए। इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, और 12 गुना 4 कितना हो गया, 48%। तो इसका इन्हें 48% जो है ये इंटरेस्ट मिल जाएगा, 0000। यहाँ से कितना आ रहा है, 0, 15 8 120, और 60 एंड 12 72, 7200 मिल गया। तो ये जो 7200 सिंपल इंटरेस्ट मिला है यही आपका डाउन पेमेंट है। लेकिन बिल्कुल सही। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि जैसे ही आप खरीदने गए तो शुरू में कुछ रुपए दोगे ना, तो यही डाउन पेमेंट हो जाता है। अब देखिए मोबाइल का कीमत कितना था, 23,750। तो बाकी का बाकी पे कितना करना होगा, बोले कि 23,750 जो है ना,
इसमें से आप 7200 माइनस कर लो, इतना पे करना रहेगा, तो 50 हो गया और 7 में से 2 गया 5, ये 16, तो 16,550 रुपये अभी पे करने। अभी पेमेंट कैसे करेगा ये देखना है। यह बोल रहा है कि इसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किया है, रेट है आपका 10% और एक कंपाउंडिंग हो रहा है। ठीक है, एनुअली तो हमें बताना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सुंदर है क्योंकि डायरेक्टली इसने डाउन पेमेंट ना देके एक अलग जरिए से डाउन पेमेंट आपसे निकलवाया है। कोई बात नहीं, अगर 10% इंटरेस्ट के दर से आप पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, तो पहले साल के केस में देखेंगे तो 10 रुपए को चुकाने के लिए मात्र 11 रुपए आपको देने पड़े। दूसरे साल जब आप चुकाने जाएंगे तो उधारी के 100 रुपए के जगह पे आपको 121 रुपए देने पड़ेंगे। तीसरे साल में जो आपने लोन लिया है 1000 का, उसके जगह पे 1331 पे करेंगे, तब जाके वो 1000 चुकता होगा। चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि इंस्टॉलमेंट सेम है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है और ये होगा प्रिंसिपल का पार्ट जो चुकता होगा एक इंस्टॉलमेंट। तो 121 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1100। यहाँ पे आप 11 से 121 से गुना करेंगे तो ये 1210 आ जाएगा। अभी देखिए, ऐसे तो इसका जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए, लेकिन लॉजिक समझिए। हर बार आप कितना दे रहे हैं, 1331 रुपए दे रहे हैं, लेकिन पहले साल के अंत में जब आप 1331 देंगे तो लोन का 1210 रुपए चुकता होगा। दूसरे साल के अंत में जब आप 1331 दे रहे हैं तो लोन का 1100 चुकता हो रहा है। तीसरे साल के अंत में जब आप 1331 दे रहे हैं तो लोन का मात्र 1000 चुकता हो। आप देख रहे हैं कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही है। तो लोन का टोटल कितना हिस्सा चुकता होगा, 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 3 आएगा, 3 आएगा, 3310 आएगा। और हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 1331। लेकिन बोला है कि नहीं 3310 लोन थोड़े ना, लोन तो है आपका 16550। 3310 का वैल्यू 16550 है, अगर हम 500 गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इधर भी हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू के लिए 500 गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 तिहाई 15 66। तो 6655 रुपीज जो है आपका क्या है, हर एक इंस्टॉलमेंट आ रहा है। सही हो गया, आगे चलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बोला कि स्फेरिकल बाउल है जिसका इंटरनल डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर, जिसमें मिल्क है। इस मिल्क को सिलिंड्रिकल बॉटल में भरना है जिसका इंटरनल डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, हाइट भी है 14 सेंटीमीटर। टोटल कितने बॉटल की जरूरत हो, क्या करेंगे। देखिए, जितना मिल्क है, मिल्क का वॉल्यूम आ रहा हो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो कंटेनर में जो मिल्क का वॉल्यूम है कितना है, 2/3 पाई आर क्यू। डायमीटर है 42, रेडियस होगा 21, हम बोलेंगे 21 का क्यू। ये किसके बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं n नंबर ऑफ बॉटल्स लग रहे हैं, एक बोतल का कितना है वॉल्यूम, पाई इंटू आर स्क्वायर। डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस हो जाएगा 7, तो 7 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है इसका 14 सेंटीमीटर, तो पाई से पाई तो चला जाएगा। n का वैल्यू कितना है 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14, 7 या 21 चला जाएगा, 7 से 3 बार में 2 7 14, 7 या 21, तो यहाँ से कितना आ गया आपका। अच्छा, ये हेमीस्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल बॉल है। अगर स्फेरिकल है तो यहाँ पे 4/3 होना चाहिए, तो 2 की जगह 4 आएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। आंसर आ गया है 18। हमने गलती से हेमीस्फेरिकल कर लिया था, वो स्फेरिकल है, तो आंसर आ रहा है 18, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए होंगे। अब आगे चलिए। 17 में बोला है कि एक कार है, वो स्टार्ट होता है सिटी ए से सिटी बी की तरफ जा रहा है। इनिशियल इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। हर एक घंटे के बाद इसका स्पीड 20% कम हो जाता है। तो बताना अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड क्या होगा अगर 3 घंटे में वो जर्नी को कंप्लीट करता है। तो टोटल 3 घंटे कार को चलाना है। जब शुरुआत हुआ था ये 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, तो पहले घंटे में यह 50 किलोमीटर गई होगी, बल्कि बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि 50 की रफ्तार से एक घंटे में 50 किलोमीटर जाएंगे। दूसरे घंटे में क्या हुआ, 20% स्पीड में कमी आई है। 20% स्पीड में कमी आई है मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया, तो अभी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। एक घंटा जाएगी तो 40 किलोमीटर ही जाएगी, ये भी सही है। तीसरे घंटे में फिर से 20% की कमी आ गई, मतलब 8 यूनिट कम गए, तो अब यह मात्र 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। एक घंटे में 32 किलोमीटर ही जाएगी। टोटल जो जर्नी था इसने 3 घंटे का किया है। यहाँ पे आपको चाहिए एवरेज स्पीड, तो वी एवरेज कैसे आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 122 और टोटल टाइम हो गया 390। हाँ, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 चौका 12
0, 40.67 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, हम इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब टेन का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, थीटा का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए, मतलब साइन थीटा क्या होगा, यह 0 नहीं होना। ये लिखना जरूरी भी था, क्यों? जब ये नहीं लिखेगा, यहाँ पे है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा डिफाइन नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का जो एक तरीका है वह क्या है कि हम थीटा का कोई ऐसा वैल्यू पुट कर दें जो इन दोनों केस से अलग हो, ठीक है। और चूंकि ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो थीटा का वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर ही सकते हैं। हमने थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट किया, 90 डिग्री पुट करने से इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, ये बचेगा कोसेक 90, आंसर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन आपको सिंप्लीफिकेशन भी सीखना है, अदरवाइज एग्जाम में घोटाला हो सकता है कभी कभी। उसके लिए हम देखेंगे तो यह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ऊपर हम ना कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर नीचे ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ से आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है 1। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम कैसे है तो देख लीजिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ के? ठीक है, तो आराम से कर लेंगे। अब इसमें थीटा का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना था, क्योंकि ऑप्शन में क्या है आपका कांस्टेंट है, और थीटा का ऐसा वैल्यू पुट करना है जो गिवन कंडीशन को क्या है वायलेट नहीं करे, उसके अगेंस्ट में ना जाए। यह है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें बोला है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। अच्छा, यहाँ ए लिख दिया, ये ट्रायंगल होना चाहिए, ये दोनों सिमिलर है। और ए डी एंड पी टी जो है वो क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, चलो आपको ये समझना है ए डी एंड पी टी कि जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ ना, जैसे हमने ट्रायंगल लिख लिया ए बी सी सिमिलर हो गया। अच्छा, हिंदी में इसने गलत लिख दिया, समरूप होना चाहिए था, ट्रायंगल पी क्यू आर लिख लिया। ट्रायंगल सिमिलर होने से जो एरिया का रेशियो होता है ए बी सी बाई पी क्यू आर, एरिया का रेशियो जो भी उनका लीनियर डायमेंशन है, अभी लीनियर डायमेंशन का मतलब हुआ जिसको आप मेजर करोगे सेंटीमीटर मीटर इन सब में, उसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो। तो लीनियर डायमेंशन में ए बी बटा पी क्यू क्या साइड का रेशियो आएगा, बोले कि बिल्कुल आएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो सकता है। क्या मीडियन का रेशियो आएगा, बोले कि आएगा। तो रेशियो ऑफ जो मीडियन है ना, इसका भी स्क्वायर के बराबर होगा। क्या ऑल्टीट्यूड आएगा, बोले कि वो भी ऐसे। क्या इन रेडियस आएगा, आएगा। क्या सर्कम रेडियस आएगा, आएगा। क्या एक्स रेडियस आएगा, बात समझ रहे हैं? तो सबका जो है वो रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हमें पता चल गया कि ए बी सी का एरिया है 108 एंड पी क्यू आर का हमें एरिया चाहिए पी क्यू आर। ए बी वाला मीडियन क्या है आपका, ए बी वाला मीडियन ए डी है जिसका वैल्यू है 9.6 एंड पी क्यू, अच्छा पी क्यू आर वाला मीडियन क्या है, पी टी है, ए है आपका 8, इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 9.6 है ना, इसको हम क्या लिख लेते हैं 96 लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं 80। 96 हो गया, इधर क्या हो गया 80, 16 छक 96, 16 25 80, तो 36 बटा 25 होगा, 36 तिया 25 तिया 75, तो पी क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलेंगे, नंबर 20 है कि एवरेज हाइट ऑफ क्लास में जिसमें 20 स्टूडेंट है वो है 107 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टूडेंट को अगर निकाल दिया गया तो अब एवरेज हो जाता है 150। तो हमें टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का जो है वो हाइट का समझे, बहुत ही आसान है। देखिए ये जो 20 स्टूडेंट्स है इसका एवरेज कितना है 160, ये हमने नंबर लिखा है, ये क्या लिख लिया एवरेज। अब जो बाकी के 18 स्टूडेंट बचे इनका एवरेज कितना है 150 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, दो तरीका हम बता देते हैं आपको। तो जो दो लोग बचे मीन्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाला, देखिए हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं ये आप समझिए। हम बोलेंगे कि अच्छा जब ये लोग थे तब एवरेज कितना था 160। एवरेज का मतलब होता है आप सबको उतना वैल्यू दे सकते हो। हाईएस्ट एंड लोएस्ट दोनों को अगर 160 देते तो 320 हो जाता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हुआ क्या है, जैसे ही हमने हाईएस्ट एंड लोएस्ट को निकाला ग्रुप का एवरेज 10 से कम गया। 10 से कमने का मतलब क्या है,
टोटल कितना से कमा है, टोटल 18 लोग हैं, अगर हर एक का वैल्यू 10 से कमा है तो 180 कमा होगा टोटल। ठीक है, अब 180 लेकर कौन जाएगा, जिसको आपने निकाला हाईएस्ट एंड लोएस्ट को निकाला वही लेके जाएगा। यहां से आ गया 500, सम आ गया है 500। या तो आप ऐसे कर लो, अदरवाइज अगर मान लीजिए ये समझने में आपको दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, बोलेंगे 20 लोग का एवरेज था 160, तो टोटल सम था 20 गुना 160। अभी कितना आ रहा है 18 गुना 150। अब 18 गुना 150 और 20 गुना 160 में डिफरेंस क्या है, बोले कि देखो भैया कुछ डिफरेंस नहीं, 18 गुना 150 में आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट को जोड़ना पड़ेगा। अब हाईएस्ट एंड लोएस्ट को जोड़ देंगे तो 20 गुना 160 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से भी हाईएस्ट एंड लोएस्ट निकालिए, कितना आ जाएगा 500। तो आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, बात तो एक ही है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला है कि एक क्लोथ मर्चेंट है, वह मेजरिंग टेप में घोटाला करता है और जिसके कारण वो 10% मोर देन एक्चुअल मेजर करता है। ध्यान देना है, मोर देन एक्चुअल की बात पे ध्यान देना है आपको। बाद में ये बंदा जो है 10% का क्या देता है, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट भी दे रहा है। तो हमें बताना है कि इसको प्रॉफिट और लॉस कितने % का होगा। आराम से देखिए, यहाँ पे कॉस्ट एंड ये है सेल, कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि 10% मोर देन एक्चुअल रीड करेगा, मतलब दुकानदार अपने पास से 10 यूनिट ही देने जाएगा। 10 यूनिट कपड़ा निकाला, 10 यूनिट मेजर किया, लेकिन वह दिखाएगा कितना, एक्चुअल से 10% ज्यादा, मतलब 10 के जगह 11 दिखाएगा। तो दुकानदार उसको 11 यूनिट के पैसे देगा, वो दुकानदार नहीं, ग्राहक उसको 11 यूनिट के पैसे देगा। अब ग्राहक को जितना दिखेगा उतना का ही पैसा देगा ना। ग्राहक को कितना दिखा 11 यूनिट, एक्चुअली में दुकानदार दे रहा है कितना। इसके साथ ही साथ वह 10% का डिस्काउंट भी देता है, मतलब 10 के जगह 9 रुपए ही मांगता है। बोला कि देख भैया 10 रुपए मेरा खरीदारी है, तो मेरा जान पहचान का है, तुझे 9 रुपए ही दे देते हैं। नेट देखेंगे तो 100 रुपए दुकानदार का खरीदारी है और बेचा कितना है 99 में, 1 यूनिट का लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ है 1% का। यहाँ पे जो जनरली लोग कंफ्यूज कर सकते हैं वो क्या है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि 10% मोर देन एक्चुअल क्या हुआ, मेजर किया। यह इस बात से पूरा उल्टा है कि 10% चीटिंग, 10% चीटिंग वाला केस अलग है। 10% चीटिंग का मतलब 1/10 हिस्सा। यहाँ पे जब आप कॉस्ट एंड सेल लिखने जाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कस्टमर को दिखेगा कि अच्छा हमें 10 यूनिट का सामान मिल रहा है, लेकिन इसमें 1 यूनिट का घोटाला है, तो दुकानदार एक्चुअली उसे 9 यूनिट का ही सामान। बात समझ गए, 10% चीटिंग होता कब, सेलिंग के टाइम में, तब हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि वह 10% एक्चुअल से ज्यादा रीड कर रहा है, तो हमने इसका यूज किया। उम्मीद करते हैं दोनों में डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको तो सिंपली सॉल्व करना होगा, क्या ही बताना। 8/15 है, 14 15/2 यहाँ पे आ गया, माइनस करेंगे 17/2 और 3 और 2 5, 17/2 नहीं 17/5 है ना, और ये आ गया 5/3 को डिवाइड करेंगे 19/15 से, प्लस का आ जाएगा 19/3 माइनस 17/3, ये कितना आएगा 2/3। यहाँ से कितना आएगा 77 या 51, 51 और 25 कितना हो जाता है 76। तो 76/15 है, इसको करेंगे तो आ जाएगा 15/76, गया गया 15/19 ना 19, तो ये 4 बार में चला जाएगा, 15 गया, ये भी 4, 4 - 4 तो कितना आ जाएगा 0, तो 2/3 इसका आंसर आ रहा है नंबर ए। अगला देखिए, ये 23, ये 3 में बोला है कि एक शॉपकीपर जो अलमीरा बेचता है सर्टेन प्राइस में, अगर वह 33 होल 1/3% ऑफ दिस सेलिंग प्राइस बेचता, तब उसे 33 होल 1/3% का लॉस होता। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, 33 1/3% लॉस, मतलब 1/3 का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या होगा, एक कॉस्ट एंड सेल के नजरिए से अगर हम देखें, तब यह 3 यूनिट का जो सामान है 2 यूनिट में बेच रहा है, तब जाके इसे 1/3 का लॉस होगा। अब बताइए कॉस्ट प्राइस कभी सेम होगा, चेंज होगा, बोले कि नहीं, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये पार्ट हमेशा सेम रहना चाहिए। अब 2 वाले को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने बोला है कि ये 33 होल 1/3% का लॉस कब हुआ, जब हुआ एक्चुअल जो पहले बेच रहा था, सेलिंग प्राइस था, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इसका 1/3 में बेचा है। मतलब
एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है इसका जब हम 1/3 करेंगे तब जाके 2 आएगा। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6 यूनिट। एक कॉस्ट प्राइस हो गया, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस है 3, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6। यही बेच रहा था पहले, मतलब पहले 100% फायदे पे बेच रहा था। अब हुआ क्या है कि आपको बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस जब यह बंदा 40% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचेगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 6, इसका 40% निकालें। 40% का मतलब होता है 2/5वां हिस्सा। 2/5वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 12/5। तो 3 और ये हो जाएगा आपका 12/5। तो ये 4 बार में चला जाएगा, मतलब 5 का आइटम किस में बेचेगा? 4 में। ये जो 4 है ये नया सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा सेम ही रहेगा। 5 का आइटम 4 में बेच रहे हैं तो 1 का लॉस होगा। अब बताइए लॉस परसेंट कितना होगा? 1 का लॉस हो रहा है 5 पे, गुना का 100 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20%। इसमें लॉस हुआ है आपका 20% का, जो कि है ऑप्शन नंबर ई। समझ गए? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें है कि 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के क्वाइन है, जिनका रेशियो ऐसे दिया हुआ है। तो जो डिनोमिनेशन है 1/4 हो गया, ए 1/2 हो गया और ये हो गया 1। और नंबर्स रेशियो दिया है 1:3:4। देखिए जाहिर सी बात है, जब हम वैल्यू निकालने जाएंगे फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, तो इस रेशियो को हमने 4 से गुना कर दिया, तो यहाँ पे 4 हो गया, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 100। समझ गए? ये सब रुपीज है, ये भी रुपीज, ये भी रुपीज। तो नेट वैल्यू कितना होगा? 1/4 मीन्स 25 पैसे के कारण यहाँ पे नेट वैल्यू कितना आएगा? 1। और अब 50 पैसे के कारण 6 आएगा एंड 1 रुपए के कारण कितना आ जाएगा? 16। यहाँ से जब आप नेट निकालिएगा तो नेट आ जाएगा 23। इतना तक तो करना ही पड़ता। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोला है कि वैल्यू ऑफ क्वाइंस जो है वो कितना है? 644। मतलब ये जो 23 यूनिट है इसका वैल्यू है 644। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 23 दूना 46 और 23 8, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 28। अब आपको बताना क्या है कि वैल्यू ऑफ 50 पैसे क्वाइंस कितने हो। तो देखिए 50 पैसे का जो वैल्यू है ये हो गया है आपका वैल्यू, ये हो गया है नंबर। तो वैल्यू कितना है? 6 यूनिट। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाए? 6 8 48 और 12 4 16, 168। तो 644 में 168 रुपीज जो है वो 50 पैसे के कारण आए हैं। समझ गए? अगला देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, इसमें है कि फॉलोइंग डेटा को केयरफुली पढ़ना है फिर आंसर करना है। पाई चार्ट में क्या दिया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 5 डिफरेंट स्कूल में कितना है? 36,000। आपको बताना डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी एंड डी टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड सी टुगेदर। बी एंड डी फिर ए एंड सी। तो देखिए बी एंड डी, बी कितना है आपका 25 और डी कितना है आपका, हाँ डी कितना है 24। तो 25 और 24 मिलकर कितना हो गया? 49। एंड फिर बोला है कि आपका बी एंड डी था और फिर क्या था? ए एंड ई था ना, ए एंड सी टुगेदर। ए एंड सी कितना हो गया? ए का 12 हो गया और ए इसका हो गया 18। 12 18 कितना हो गया? 30। इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना आ गया? 19। अब टोटल दिया है 36,000। तो 100 का वैल्यू कितना है? 100 का वैल्यू है 36,000। तो 19 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। फिर 19 छक 114, 19 57 और 11 हो गया 68। 6840 ऑप्शन है तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ जो CHSL का पेपर है ये लाइव मॉक, CHSL लाइव मॉक टियर 1 इसका सोल्यूशन होता है समाप्त। और इसमें हमने आपको ट्राई किया कि जो सॉल्यूशन है इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट का भी आइडिया दिया जाए आपको, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर पाए। अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।